हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मूल विधि। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। भारतीय जन संहिता प्रवर्तित हुई। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 6 अक्टूबर 1860 और 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861 और 1 जनवरी 1862। तो आपके चार ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये एकदम सही आंसर है। 1 जनवरी 1862 को जो है हमारा जो भारतीय जन संहिता है उस दिन लागू हुई थी। और इससे पहले ये 6 अक्टूबर 1860 को जो है इसको मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन ये लागू हुई 1 जनवरी 1862 से। भारतीय जन संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, या फिर संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, या फिर अपराध के विस्तार से। तो यहाँ पे ये रखा है कि संहिता के नाम और उसके परिवर्तन से। ये इसका रियल आंसर है कि धारा एक में 1860 की जो धारा एक है वहाँ पे संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार में बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। मिसरिया का तात्पर्य क्या है? मिसरिया का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आशय, ज्ञान, हेतु और दुराशय। देखिए, यहाँ पे मिसरिया का मतलब होता है दुराशय। दुराशय मतलब होता है जिसका बुरा आशा हो, जिसका बैड इंटेंशन, उसे बोलते हैं दुराशय। तो मिसरिया का तात्पर्य है किससे? दुराशय से। समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? धारा दे रखी है यहाँ पे, धारा 34 और 149, धारा 297 और धारा 316। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रावधान आईपीसी किस धारा में दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा धारा 34। धारा 34 में ये दिया गया है। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। और धारा 149 के समान उद्देश्य धारा, और जो 297 रखा है यहाँ पे है कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार एवं धारा 316 जो है इसमें है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रावधान। तो ये सब है, लेकिन जो यहाँ पूछा गया है संबंधित समान आशय से, तो ये है धारा 34 के अंतर्गत। अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है, यहाँ लिखा है आपसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 और अध्याय में, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 मतलब 2N में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, और या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 2N में, मतलब 2N में अपराध की परिभाषा धारा 2N में दी गई है, जो कि 1973 के उसमें लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 2, 5, 4 और 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका 5, मतलब बी। 5 5 दंडों को यहाँ पे कैद किया गया है। और इसमें से जो है पहला है वो है मृत्युदंड है, दूसरा जो है वो है आजीवन कारावास है, और जो तीसरा आपका है ये जो है 149 के अधिनियम 17 की धारा 2 द्वारा निष्कासित है। ठीक है। और जो चौथा आपका है ये कारावास है। तो आपके चौथा ऑप्शन जो आपका कारावास है, इसमें भी दो प्रकार के दंड आते हैं, एक होता है कठोर, एक होता है सादा। ठीक है। और जो पांचवा आपका है वो संपत्ति का समापरण है, और छठा जो है आपका जुर्माना अर्थात दंड है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 5 प्रकार के दंडों को दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो अगर आप पूछा जाए आपसे कि कितने दंडों की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन होगा आपका 5, 6 नहीं होगा, 5। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऐसे अगर आप किसी को मर्डर करेंगे तो आपके ऊपर मर्डर मर्डर चार्ज पड़ जाएगा, मतलब मृत्युदंड का केस आएगा। लेकिन जो जल्लाद होता है उसका काम ही वही है, तो वो किस धारा से मुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे धारा 97, धारा 78, धारा 79 और धारा 80। तो ये ऑप्शन होगा 78। धारा 78 के अंतर्गत जो है उसको ये ये इस चीज से वो मुक्त है। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरणा का अपराध किया जा सकता है? ऑप्शन देखा यहाँ पे षड्यंत्र दे रखा है, और तैयारी है, धमकी है और प्रयत्न है। देखिए, यहाँ पे जो दुष्प्रेरणा का अपराध है वो आपकी
आएगी षड्यंत्र पे। अगर आप षड्यंत्र करते हैं किसी चीज के खिलाफ तो वो दुष्प्रेरणा का अपराध कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है षड्यंत्र। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए, धारा 121 ए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे है धारा 120 बी। इसके तहत जो है यहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। विधि विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? देखिए, विधि विरुद्ध जमाओ मतलब होता है यहाँ पे कि अगर आप किसी विधि द्वारा, मतलब बिना किसी विधि द्वारा कहीं पे आप जमाव करते हैं, कहीं पे कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कहलाएगा यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव। तो वहां पे कम से कम आपको चाहिए 5 लोग, 5 लोग होंगे तभी वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 5 लोग यहाँ दे रखा है। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है कि जमाओ के लोग, ठीक है, जमाओ के लोग प्रशांति के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर इससे 5 से कम होंगे तो वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा लोग होंगे तो ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा, या फिर 5 हो, कम से कम 5 लोग। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है 6 माह और 2 वर्ष और 3 वर्ष और केवल जुर्माना द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष तक जो है उसको दंडित किया जा सकता है। समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना जरूरी है? समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना जरूरी है या फिर चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि 2, 4, 5 और 10। तो कम से कम वहां पे चाहिए 5 लोग, 5 लोग का होना आवश्यक है यहाँ पे। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करता है या फिर परिभाषा करती है? तो यहाँ पे धारा 159 दे रखा है, धारा 160 दे रखा है, धारा 161 है, धारा 148 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? सोचिए, देखिए यहाँ लिखा है कि निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को प्रभावित करती है? दंगा, तो दंगा जो आपका आएगा वो आएगा धारा 159 में, धारा 159 में आएगा। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 160 में दंगों के लिए है, और धारा 161 में जो है आपको ये लोक सेवक के द्वारा प्रतितोषण लिया जाना, और धारा 148 में जो है घातक, ठीक है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है 159। यहाँ दे रखा है कि बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे धारा 228, धारा 228 का, और धारा 376 का, और धारा 376 का। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका होगा धारा 228 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो लिखा है आपका धारा 228 का। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यहाँ दे रखा है यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु की संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? तो यहाँ पे धारा 304 खा, धारा 304, धारा 302, सॉरी धारा 299 और धारा 302। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 304 खा दे रखा है ये सही आंसर है, और इसी के अंतर्गत जो है दहेज मृत्यु की जो संबंधी विधि है इसी में निहित है, धारा 304 खा के अंतर्गत। यहाँ लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है? तो धारा 364, धारा 362, धारा 363 का, धारा 364 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इसका डी, धारा 364 का। धारा 364 का के अंतर्गत जो है फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध करती है। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है, तो धारा 378, धारा 391, धारा 380, धारा 396। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धारा 378, ऑप्शन नंबर ए धारा 378 जो है ये
इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी प्रभावित की गई है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। भारतीय दंड संहिता में लूट प्रभावित की गई है। अगर बात करें लूट की, तो धारा 378 दे रखा है, धारा 383, धारा 390, धारा 391। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इसका 390। धारा 390 के अंतर्गत जो है यहाँ पे लूट को प्रभावित किया गया है यहाँ पे। और लूट लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता में धारा 390 में प्रभावित है। धारा 378 में चोरी और धारा 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध प्रभावित है। याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे ऑप्शन लूट का है, तो यहाँ पे 390। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से कितने लोगों की आवश्यकता होगी? एक मिनट, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक, सॉरी, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो चोरी है, उद्यापन है, छल है, चोरी या उद्यापन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका डी, चोरी और उद्यापन दोनों जरूरी है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को प्रभावित किया गया है और धारा 391 के अनुसार डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्यापन का उग्र रूप है। अतः डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों ही सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चोरी और उद्यापन। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका दहेज मृत्यु, बलात्कार, हत्या और कन्या भ्रूण हत्या। तो यहाँ लिखा है कि धारा 376 जो है आपका रेप से है, मतलब बलात्कार से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्संग, बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है और धारा 375 में बलात्संग की 6 परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें से बलात्संग के अपराध का गठन होता है। यहाँ पे पूछा गया 376, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बलात्कार। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को प्रभावित किया गया है? तो इसे पहले हम बात कर चुके हैं। ये होगा आपका धारा 120 का, धारा 120 का के अंतर्गत जो है आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा प्रभावित किया गया है? तो अगर दंगा की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 159, 160, 161 और 148। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को प्रभावित किया गया है, मतलब 159, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 159 में दंगा को प्रभावित किया गया है। जबकि इसके अनुसार जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर या झगड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। और धारा 160 के अनुसार दंगा के आरोप, ठीक है, धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराधी या फिर अपराध के लिए 1 माह तक का कारावास या फिर 100 रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है दंगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 159। छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? तो छल बात करें यहाँ पे, छल धारा 415 दे रखा है, 417, 416 और उसमें लिखा है 411। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका बी, मतलब धारा 417 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के अंतर्गत जो है छल करने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भ्रांति से कारावास या फिर एक अवधि तक का जेल हो सकती है और या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चार जो यहाँ पे 417 है, ये आपका छल की सजा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे हत्या, दहेज हत्या और भारत सरकार के विरुद्ध छेड़ना और चोरी। तो बात करें यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आईपीसी के तहत जो है ये दंडनीय माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? अच्छा, यहाँ लिखा है कि आत्महत्या, तो आत्महत्या करने के लिए जो धारा दे रखी है वो 306 और 307, 308, 309 दे रखी है। तो यहाँ पे आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले के लिए दुष्प्रेरणा की सजा का प्रावधान आईपीसी 306 के अंतर्गत किया गया है, धारा 306 के अंतर्गत किया गया है। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के धारा 306 में किया गया है। इसके अनुसार जो कोई आत्महत्या या दुष्प्रेरणा करेगा वह दोनों में से किसी भ्रांति के कारावास या फिर जिसकी अवधि 10 वर्ष तक या
इससे अधिक हो सकती है, अर्थात या फिर अर्थदंड के रूप में भी फिर दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C मतलब 2C प्रभावित किया जा रहा है। तो 2C की बात करेंगे, 2C जो है आपका असंज्ञेय अपराध के बारे में बताता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असंज्ञेय अपराध को ये प्रभावित करता है। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 12 घंटे, 24 घंटे, या फिर अपराध की संस्वीकृति तक, या फिर चोरी की गई वस्तु बता देने तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 24 घंटे तक। 24 घंटे तक जो है पुलिस बिना किसी वारंट के उसको रख सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? यहाँ दे रखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानेदार, और कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों। तो यहाँ पे जो है आदेश देने का अधिकार जो है यहाँ पे वो है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट का और थानेदार का। तो आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ सही हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार ये दोनों जो है ये विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का आदेश दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए एंड यहाँ पे सी बोथ।